Hello everyone, welcome in KD classes. How are you? I hope all you are staying at your home and safe. Today we will discuss about our new topic development of seed. लास्ट लेक्चर में हमने जिस प्रीवियस लेक्चर्स हैं इसमें हमने फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, उसके बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात की। ओके, उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में बात की। इससे रिलेटेड आपको कुछ एक क्वेश्चंस मैं आज देता हूँ जो आपका होमवर्क रहेगा। आप उन होमवर्क के ऊपर वर्क कीजिए और उनके आंसर्स जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि जो वर्ड एल्ब्यूमिन है वो हम किसके लिए यूज़ में लेते हैं। वर्ड एल्ब्यूमिन जो है वो हम किसके लिए यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि व्हाट इज़ होस्टोरिया। व्हाट इज़ होस्टोरिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजने हैं। अभी आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ट्रिपल फ्यूज़न डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया था और जो हमारा जाइगोट था वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया था। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो बात हुई विद इन एम्ब्रियो सेक। ठीक है ना, ये तो बात हुई विद इन एम्ब्रियो सेक। हमारा जो एम्ब्रियो सेक था उसमें एंटीपोडल सेल्स थी। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स थी, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस थे, फिर एग एपरेटस था। ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, ये हमारा एम्ब्रियो सेक था। अभी तक हमने एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट की बात की कि एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। आज हमें बात करनी है कि एम्ब्रियो सेक के बाहर जो स्ट्रक्चर्स थी, जो न्यूसिलस है, इंटीग्यूमेंट्स हैं, चेलाजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम, इन सब में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद हम बात करें ओव्यूल से थोड़ा बाहर निकले तो ओवेरी, ओवेरी से रिलेटेड कि ओवेरी में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। इन सब चेंजेस की आज हम लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो ऑल यू आर रेडी, लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड, इसमें हमारा सबसे पहला आता है कि एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आर डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो सेक आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप हो गए थे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए। ओव्यूल में हम बात करें कि ओव्यूल की जो लेयर्स थी, जो कवरिंग थी, इंटीग्यूमेंट्स जिन्हें हमने कहा था। ठीक है, तो ओव्यूल की जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मली 2 थे। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, हमने बात की कि ओव्यूल जो है उसमें सिंगल इंटीग्यूमेंट भी होगा, 2 इंटीग्यूमेंट्स भी होंगे, 3 इंटीग्यूमेंट्स भी होंगे। तो आपको बताना है कि 1 इंटीग्यूमेंट के लिए हम क्या टर्म यूज़ लेंगे, 2 इंटीग्यूमेंट्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ लेंगे, 3 इंटीग्यूमेंट्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इंटीग्यूमेंट्स जो हैं, ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट्स या कवरिंग लेयर्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगी। तो हमारा जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है ओव्यूल का, वो आगे चलकर सीड के टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, टेस्टा में मॉडिफाई हो जाता है। ओव्यूल का आउटर इंटीग्यूमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेस्टा में कन्वर्ट होता है, टेस्टा में मॉडिफाई होता है। और ओव्यूल का जो इनर इंटीग्यूमेंट होता है वो आगे चलकर टैगमेन में कन्वर्ट हो जाता है। सीड की स्ट्रक्चर जो थी, सीड की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। तो सीड की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा कि सीड कोट होता है, सीड कोट होता है, और सीड कोट जो है उसकी 2 लेयर्स होती है, टेस्टा एंड टैगमेन। तो आप या तो डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो इंटीग्यूमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं सीड कोट में।
यदि पर्टिकुलर आपको ये पूछा जाए कि आउटर इंटीग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको बताना है टेस्टा, और यदि पूछा जाए कि इनर इंटीग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको बताना है टेगमेन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ एक पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट था। ठीक है, उस पेरेनकाइमेटस टिश्यू का क्या नाम था उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। पेरेनकाइमेटस जो टिश्यू था, ठीक है, वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में। नॉर्मली ये जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि पेरिस्पर्म बनेगा ही। ठीक है, हर सीड में आपको पेरिस्पर्म देखने को मिले ये कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कुछ सीड्स में आपको पेरिस्पर्म देखने को मिल सकता है। ओव्यूल का जो न्यूसिलस पार्ट होता है, ओव्यूल का जो न्यूसिलस पार्ट होता है, ये न्यूसिलस पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है सभी के? न्यूसिलस पार्ट, पेरेनकाइमेटस पार्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन मॉडिफाइज इनटू पेरिस्पर्म। ये जो पेरिस्पर्म है ये नॉर्मली हमें किस में देखने को मिलता है? ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, एग्जांपल है ब्लैक पीपर। ठीक है, हमारा जो ब्लैक पीपर सीड है, ब्लैक पीपर सीड में हमें न्यूसिलस जो है वो मॉडिफिकेशन पेरिस्पर्म देखने को मिलता है, जो एक थिन लेयर की फॉर्म में एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है सभी के? एम्ब्रियो के, या हम यूँ कहें कि सीड जो है उसके अंदर एक थिन लेयर प्रेजेंट रहेगी न्यूसिलस की। नॉर्मली न्यूसिलस मॉडिफाई नहीं होता है, लेकिन यदि मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो पेरिस्पर्म में मॉडिफाई होगा, जिसका एग्जांपल हमारे पास ब्लैक पीपर है। उसके बाद हम बात करें, कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन सीड्स में आपको सीड के चारों तरफ एक वाइट टिश्यू प्रेजेंट होता है। In some plants, in some seeds, there is a white fleshy tissue is found, which is called aril. In some plants, a white fleshy tissue is found around seed, which is called aril. Clear? ठीक है, और ये जो एरिल होता है ये एडिबल होता है, ये खाने लायक पार्ट है बेटा। ठीक है, जिसे हम खाते हैं। आपने देखा होगा एज लाइक इन लीची इसका एग्जाम्पल है। आपसे यदि कोई क्वेश्चन करें कि एरिल आपको किस में देखने को मिलेगा, तो एरिल आपको देखने को मिलेगा लीची में। ठीक है ना, एरिल आपको देखने को मिलेगा लीची में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ जो हमारे प्लांट्स हैं, यूफोर्बिएसी प्लांट की जो हमारी फैमिली है, यूफोर्बिएसी प्लांट फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जिनमें आपको वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है ना, यूफोर्बिएसी प्लांट के सीड्स में आपको एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है। उस स्ट्रक्चर को हम कैरेंकल कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम कैरेंकल कहेंगे। क्लियर है सभी के? उस स्ट्रक्चर को हम कैरेंकल कहेंगे। क्या बात की हमने कि यूफोर्बिएसी प्लांट्स के कुछ सीड्स जो हैं उनमें आपको सीड के ऊपर एक वाइटिश स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे हम कैरेंकल कहेंगे। कैरेंकल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कास्टर सीड। कैरेंकल का एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं? कैरेंकल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कास्टर सीड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें माइक्रोपाइल के पास एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। नॉट इन ऑल प्लांट्स, स्पेशली इन मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स में जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के पास एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। उस प्लग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस प्लग लाइक स्ट्रक्चर को हम ओपरक्यूलम कहते हैं। नीट एग्जाम में बेटा आपसे क्वेश्चन इसी तरह से किया जाएगा। ठीक है ना, नीट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसी तरह से किया जाएगा कि ओपरक्यूलम फाउंड्स इन विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, तो मोनोकोट के अंदर मिलेगा। ठीक है, कैरेंकल इज नॉर्मली फाउंड इन विच कैटेगरी ऑफ प्लांट या विच फैमिली ऑफ प्लांट्स, तो यूफोर्बिएसी फैमिली में हमें देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन नीट में जो एग्जामिनर है उसकी नज़र इन क्वेश्चंस पे रहती है टिकी हुई, तो आपको भी अपनी नज़र इन क्वेश्चंस पे टिका कर रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हुई मॉडिफिकेशंस की। कुछ और मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं हम बात करें तो हमारे पास नॉर्मली और कौन कौन से मॉडिफिकेशन है देखिए। हम बात करें, हमारा जो फ्यूनिकल था, फ्यूनिकल क्या था? फ्यूनिकल की डेफिनेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फ्यूनिकल की डेफिनेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फ्यूनिकल क्या था? ठीक है ना, तो फ्यूनिकल जो होता है वो सीड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूनिकल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड स्टॉक में कन्वर्ट होता है। हाइलम जो है वो हाइलम में ही रहता है। एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर आपको सीड में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? हाइलम जो है वो हाइलम में ही कन्वर्ट रहता है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? सीड में आपको एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो स्कार लाइक स्ट्रक्चर ही हाइलम है।
पहले वो हाइलम था, बाद में भी हाइलम है। सीड में आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? स्कार लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सीड इज कॉल्ड हाइलम। न्यूसिलस की बात हमने कर ली। न्यूसिलस जो है नॉर्मली डीजनरेट हो जाता है, लेकिन यदि सीड्स में मॉडिफिकेशन होता है तो न्यूसिलस के मॉडिफिकेशन को हम पेरिस्पर्म कहेंगे। इंटीग्यूमेंट्स की बात हमने की कि इंटीग्यूमेंट्स जो हैं वो सीड कोट बनाते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटीग्यूमेंट टेगमेन बनाता है। एंडोस्पर्म जो है वो डीजनरेट हो जाता है या प्रेजेंट रहता है। एंडोस्पर्म जो है जरूरी नहीं है ना हर सीड में प्रेजेंट रहेगा। जिन सीड में प्रेजेंट रहेगा उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, जिन सीड्स में नहीं प्रेजेंट रहेगा उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डीजनरेट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी रहता है। सिनर्जिड सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो जाती है। सिनर्जिड सेल एंड एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, एग सेल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। हमें पता है एग सेल जो है वो जाइगोट होगा, जाइगोट होने के बाद एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटर में था ना सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना। ये नॉर्मली मॉडिफिकेशंस जो हैं वो आपको आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ओव्यूल देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी के? किसी भी टाइप की कोई क्वेरी यदि किसी स्टूडेंट के किसी बेटा के रहती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। आपकी क्वेरीज को दूर करने की मैं हर तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की अभी एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में। तो हम वापस बात करें, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है, उस बेसिस पर हमने सीड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड की डेफिनेशन आप सबको पहले से पता है कि ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के जो अनदर नेम है वो लिख भेजने हैं। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अनदर नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजने हैं। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए बेटा एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है। एंडोस्पर्म का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब यदि किसी सीड में, अच्छा कोटिलीडन जो है, कोटिलीडन का फंक्शन भी यही है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो फिर क्या रहेगा, यदि किसी सीड में आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, कहने का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड्स जो होंगे उन एंडोस्पर्मिक सीड्स में कोटिलीडन्स में फूड नहीं होगा, क्योंकि फूड या तो एंडोस्पर्म में रहेगा या कोटिलीडन में रहेगा। अब यदि फूड एंडोस्पर्म में है तो कोटिलीडन में फूड नहीं होगा। एंडोस्पर्मिक सीड में क्या कहा जा रहा है, देखिए फूड इज नॉट स्टोर्ड इन कोटिलीडन्स, फूड इज नॉट स्टोर्ड इन कोटिलीडन्स। अब कोटिलीडन्स में फूड क्यों स्टोर नहीं किया जा रहा, क्योंकि पहले से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए एक टिश्यू पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसे हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं। लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो हैं उन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं है, तो उन सीड्स में कोटिलीडन्स में फूड प्रेजेंट होगा। फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलीडन्स। ओके, फिर हमारे पास क्या आएगा कि अब यदि कोटिलीडन्स में फूड नहीं है, हमने पढ़ा कि कोटिलीडन्स में एंडोस्पर्मिक सीड्स में कोटिलीडन्स में फूड नहीं है, तो फूड नहीं है तो कोटिलीडन्स क्या रहेंगे, एक थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर रहेगी कोटिलीडन की, ज़्यादा डेवलप्ड कोटिलीडन्स नहीं होंगे। एंडोस्पर्मिक सीड्स में आपको ज़्यादा डेवलप्ड कोटिलीडन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं है तो न्यूट्रिशन कोटिलीडन्स को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कोटिलीडन्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा तो कोटिलीडन्स थिक होंगे, फ्लैशी होंगे, कोटिलीडन्स थिक होंगे, फ्लैशी होंगे, हाईली डेवलप्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एंडोस्पर्मिक सीड की एक कैटेगरी और है कि पेरिस्पर्म जो है वो डेवलप नहीं होता है एंडोस्पर्मिक सीड में। एंडोस्पर्मिक सीड में आपको पेरिस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलेगा। ये हमारा है एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड्स हैं उनके बीच डिफरेंस। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल हमारे पास हैं मोनोकोट्स लाइक बाजरा, बाजरा को क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट, मेज एंड कास्टर सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की यदि हम बात करें तो डाइकोट लाइक पी, ग्राउंडनट एंड ग्राम सीड।
ठीक है, ये हमारी बात हुई डेवलपमेंट ऑफ सीड। हमने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या ओव्यूल का कौन सा पार्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से पार्ट में मॉडिफाई होगा। तो इन टॉपिक्स की हमने बात कर ली है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। जैसा कि हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में बात की कि पहले हम एम्ब्रियो सेक तक थे, एम्ब्रियो सेक तक रेस्ट्रिक्टेड थे। अब हमें हमारा जो एरिया है वो वाइड करना पड़ेगा, तो हम एम्ब्रियो सेक से बाहर आए, ओव्यूल तक पहुंचे। अभी हमने ओव्यूल तक बात कर ली है। ओव्यूल से अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमारे पास रहती है ओवेरी। तो अभी हमें बात करनी है कि ओवेरी में क्या मॉडिफिकेशन होंगे, या हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कैसे होगा। तो हमें याद रखना है कि जो फ्रूट है वो मैच्योर्ड ओवेरी होती है। मैच्योर्ड ओवेरी जो होती है मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी ही मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ठीक है, मान गए सर आपकी बात, हो गया। तो अब क्या रहेगा, अब देखिए ओवेरी की जो वॉल है, ओवेरी की वॉल है, जैसे हमने पढ़ा ओव्यूल की वॉल जो है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गई, तो ओवेरी की वॉल किस में कन्वर्ट होगी सर। तो देखिए ओवेरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, तो ओवेरी की जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी। फ्रूट वॉल हम किसे कहते हैं, फ्रूट वॉल का नाम होता है पेरिकार्प। फ्रूट वॉल का क्या नाम होता है हमारे पास, पेरिकार्प। तो बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, by the effect of growth hormones in the ovary and ovule, wall of ovary gets converted into pericarp, means ovary wall after fertilization converts into pericarp। क्लियर है सभी के, समझ में आया। ओके, अभी हमें क्या बात करनी है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्रूट्स के क्या क्या टाइप है हमारे पास। फ्रूट्स के नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक एक्स्ट्रा और रहता है, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। नॉर्मली क्या है, एक रहेगा हमारे पास ट्रू फ्रूट, एक रहेगा हमारे पास फॉल्स फ्रूट, एक रहेगा हमारे पास पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, देखिए सबसे पहले है हमारे पास ट्रू फ्रूट, उसके बाद है हमारे पास फॉल्स फ्रूट, उसके बाद हमारे पास है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तीनों फ्रूट्स की डेफिनेशंस की हम बात करें, सबसे पहले क्या है, देखिए ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मीन्स सही एकदम से। अब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो यदि फ्रूट फॉर्मेशन में ओनली ओवेरी पार्टिसिपेट करती है, if there is only ovary participates in the formation of fruit, such kind of fruits are called true fruit। such kind of fruit are called true fruit। ऐसे फ्रूट जिनके डेवलपमेंट में ओवेरी पार्टिसिपेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उन फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट कहेंगे। एज लाइक एग्जांपल्स की हम बात करें तो ब्लूबेरी, लेमन, वाटरमेलन एंड चेरी, ये सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं, ब्लूबेरी, लेमन, वाटरमेलन एंड चेरी। अब बात आती है फॉल्स फ्रूट की। सर फॉल्स फ्रूट कौन से होंगे, तो देखिए फॉल्स फ्रूट कौन से होंगे, ऐसे फ्रूट जिनमें ओवेरी तो पार्टिसिपेट करेगी, ओवेरी तो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ओवेरी के साथ फ्लावर्स के असेसरी पार्ट्स, ओवेरी के साथ फ्लावर्स के असेसरी पार्ट्स जो हैं वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। असेसरी पार्ट्स लाइक थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला। तो यदि ये पार्ट्स भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सच काइंड्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं इन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। क्या कह रहा है, इन सम प्लांट्स फ्रूट इज फॉर्म्ड नॉट ओनली फ्रॉम द ओवेरी बट विथ दिस, इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। अब फॉल्स फ्रूट्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मलबेरी, एप्पल, पियर। ये सारे के सारे हमारे पास फॉल्स फ्रूट्स हैं। इसका मतलब ये है कि एप्पल जो है, पाइनएप्पल जो है, इन सब के फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ ओवेरी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ओवेरी के साथ साथ अदर जो असेसरी पार्ट्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। पहला हमारा ट्रू फ्रूट हुआ, सेकंड हमारा फॉल्स फ्रूट हुआ। अब थर्ड हमारा आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होगा, देखिए ओवेरी तो पार्टिसिपेट कर रही है, फ्रूट तो ओवेरी से ही बनेगा, ये आपको याद रखना है, लेकिन
ऊपर वाले दोनों फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्स्ट ट्रू फ्रूट में भी फर्टिलाइजेशन हुआ, सेकंड फॉल्स फ्रूट में भी फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या हो, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो लेकिन फिर भी ओवेरी मॉडिफाई हो जाए फ्रूट में, फिर भी यदि ओवेरी मॉडिफाई हो जाती है फ्रूट में तो क्या होगा, तो उस फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं, उन फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहेंगे। समटाइम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवेरी develops into fruit. Such fruits are known as parthenocarpic fruits and this process is called parthenocarpy. There is difference between parthenocarpy and parthenocarpic fruit. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और पार्थेनोकार्पी दोनों अलग अलग है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वर्ड हम पर्टिकुलर फ्रूट के लिए ले रहे हैं, जबकि पार्थेनोकार्पी वर्ड हम प्रोसेस के लिए ले रहे हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के यदि एग्जांपल्स की हम बात करें तो पपाया, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो हमें सीड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में आपको सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि सर फर्टिलाइजेशन तो वहाँ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं या ओवेरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहेंगे। इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में आपको सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात यह आती है, ये नेचुरल फिनोमिना था, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना था, लेकिन पार्थेनोकार्पी को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। इंड्यूस का मीन्स हम आर्टिफिशियली भी बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी को फ्रूट में मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि आप आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स ओवेरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर रहे हो, ओवेरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहेंगे। ऐसी कंडीशन को हम इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए केमिकल्स कौन कौन सी यूज में लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स लाइक ऑक्सीन, फाइटो हार्मोन्स लाइक ऑक्सीन, जिबेरेलिन, NAA, NAA मीन्स नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सीन, जिबेरेलिन एंड नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, ऐसे हार्मोन्स का यूज लेकर हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपको हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं कि कौन से हार्मोन की हेल्प से हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवाने के लिए ऑक्सीन, जिबेरेलिन एंड NAA हार्मोन्स का यूज लिया जाता है। इन हार्मोन्स को हम, जो गाइनोइसियम होता है उसकी स्टिग्मा पर, गाइनोइसियम की स्टिग्मा पर यदि इन हार्मोन्स को हम स्प्रे करते हैं तो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है। क्लियर है सभी के? ये हमारा हुआ मॉडिफिकेशन ऑफ ओवेरी। हमने बात कर ली है कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, ओव्यूल के पार्ट्स किस में कन्वर्ट हुए, ओवेरी किस में कन्वर्ट हुई, सबका मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। एक फ्रूट रेडी हो चुका है, एक सीड रेडी हो चुका है। अब हमने पढ़ा ओव्यूल जो है वो ओवेरी के अंदर है, इसीलिए सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। अभी हमें हमारे टॉपिक की लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस इन एंजियोस्पर्म, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस इन एंजियोस्पर्म। तो देखिए सबसे पहले हम अल्ट्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे सामने एक डेफिनेशन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड फेजेस अल्टरनेट विथ ईच अदर इन ए सीक्वेंस विच इज कॉल्ड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं उनमें क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज मीन्स स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड स्टेज मीन्स गैमेटोफाइट फेज जो है वो अल्टरनेट सीक्वेंस में रहती है, एक के बाद एक रहती है।
एक के बाद एक का क्या मतलब है? मतलब सर पहले स्पोरोफाइट फेज थी, स्पोरोफाइट फेज के बाद क्या आई सर? उसके बाद गैमेटोफाइट फेज आ गई, गैमेटोफाइट फेज के बाद वापस स्पोरोफाइट फेज आ गई, वापस गैमेटोफाइट फेज आ गई। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये जो सीक्वेंस है ये अल्टरनेट मैनर में है, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस इन एंजियोस्पर्म। अब बात आती है कि मोस्ट डोमिनेंट फेज एंजियोस्पर्म में कौन सी है? मोस्ट डोमिनेंट फेज एंजियोस्पर्म में कौन सी है? तो देखिए दो फेज हमारे पास है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में, हमें दो फेज देखने को मिल रही है, स्पोरोफाइट फेज एंड गैमेटोफाइट फेज। स्पोरोफाइट फेज के अंदर डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट फेज हैप्लॉइड है, ठीक है। और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म की यदि हम पर्टिकुलर बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में स्पोरोफाइट फेज जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और डोमिनेंट होती है। क्या कहा जा रहा है? स्पोरोफाइट फेज इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इज द डोमिनेंट फेज इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। जबकि गैमेटोफाइट फेज जो होगी वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी, छोटे टाइम के लिए रहेगी, ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा एक प्लांट है, कोई भी प्लांट, सभी ने देखे हैं प्लांट्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स में क्या फ्लावर्स जो हैं, क्या फ्रूट्स जो हैं वो पूरे साल भर लगते रहते हैं? यदि साल भर लगते रहते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि डेली बन रहे हैं, डेली तो नहीं बनते ना। एक पर्टिकुलर सीजन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम और सीजन में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट्स की गैमेटोफाइट फेज को शो करते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म प्लांट्स में गैमेटोफाइट फेज जो वो शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि फ्लावर्स भी शॉर्ट टर्म के लिए और फ्लावर्स ही जो हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की गैमेटोफाइट फेज को शो कर रहे हैं। जबकि एक प्लांट है, एक प्लांट को हम पूरे साल भर देख सकते हैं, यदि एवरग्रीन प्लांट है तो उसको हम पूरे साल भर देख सकते हैं, ठीक है ना, एनुअल प्लांट को। अब पूरा प्लांट साल भर वर्क कर रहा है, इसका मतलब स्पोरोफाइट फेज, और यदि फ्लावर्स डेवलप हो गई इसका मतलब गैमेटोफाइट फेज। तो यहाँ से हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि स्पोरोफाइट फेज एंजियोस्पर्म में लॉन्ग टाइम के लिए होती है और गैमेटोफाइट फेज जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये आपके सामने एक पिक है, आपके सामने एक पिक्चर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में स्पोरोफाइट फेज की फर्स्ट सेल का नाम, स्पोरोफाइट फेज की फर्स्ट सेल कौन है? तो स्पोरोफाइट फेज की फर्स्ट सेल जाइगोट है, क्योंकि इससे पहले तो गैमिट्स थे, इससे पहले क्या थे? गैमिट्स थे, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट तो हैप्लॉइड थे, मतलब गैमिटोफाइट थे, दोनों आपस में फ्यूज हुए, ठीक है ना। ये मेल गैमिट, सपोज कीजिए ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, तो ये दोनों तो हैप्लॉइड थे, इन दोनों ने फ्यूजन किया, फ्यूजन करने के बाद हैप्लॉइड बनाया जिसे हमने जाइगोट कहा। तो स्पोरोफाइट फेज की जो फर्स्ट सेल हमारी है उसे हम जाइगोट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जाइगोट जो है वो सबसे पहली सेल होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। जाइगोट ही आगे चलकर जाइगोट में जो है वो फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल विथ एम्ब्रियो, फिर वही एम्ब्रियो या ओव्यूल जो आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड का जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशंस में, सीड का जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशंस में, और आगे चलकर वो एक प्लांट बना लेता है। जब जर्मिनेशन हुआ तो एक प्लांट बन गया जिसे हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा। अब वही प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, ग्रोथ करने के बाद एक फिक्स टाइम के बाद क्या होगा? एक फिक्स टाइम के बाद फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोइसियम डेवलप होगा एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोइसियम डेवलप होगा। गाइनोइसियम के अंदर कार्पल होंगे, एंड्रोइसियम के अंदर स्टेमन होंगे, कार्पल आगे ओवेरी प्रोड्यूस करेगी, एंथर प्रोड्यूस होगा, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होगा और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा। ओवेरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, हम सब ने पढ़ रखा है, याद है ना बेटा सभी को? हाँ वेरी गुड, याद रखना है हमें, ठीक है। तो ओवेरी ने ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, उसी तरह से एंथर के अंदर था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम ने क्या किया? मेगास्पोरेंजियम ने मेगास्पोर मदर सेल को प्रोड्यूस किया, ठीक है।
मेगास्पोरेंजियम ने मेगास्पोर मदर सेल को प्रोड्यूस किया और माइक्रोस्पोरेंजियम ने माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस किया था, याद हो तो। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए थे। याद है, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए थे, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहा था, जिसे हमने फंक्शनल मेगास्पोर कहा था। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। और जैसे ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल, जैसे मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, तो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर बनते ही गैमीटोफाइट फेज स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ से वापस एक नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है क्या, कि गैमीटोफाइट फेज प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही मेगास्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, तो वहाँ से जो है गैमीटोफाइट स्टेज स्टार्ट होगी। देखिए अब आप कहेंगे सर मेगास्पोर मदर सेल जो है या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, उसे हमने गैमीटोफाइट फेज या वहाँ से सेल को क्यों नहीं कहा। देखिए क्या था कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी, जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल थी, वो सिंगल सेल थी, वो सिंगल सेल थी। मेगास्पोर मदर सेल जो थी वो एक सिंगल सेल थी, सिंगल सेल। उसमें मियोसिस हुआ था, उसमें मियोसिस हुआ था, पहले ये डिप्लॉइड थी, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ तो वहाँ पर 4 सेल्स का ग्रुप बना। वैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी एक सिंगल सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी एक सिंगल सेल थी। उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी मियोसिस हुआ और 4 सेल्स का एक ग्रुप बना था, टेट्राड, याद है। ठीक है ना, टेट्राड जो था, जहाँ पर यहाँ क्या था, यहाँ लीनियर था, यहाँ लीनियर था। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर 4 सेल्स, 4 माइक्रोस्पोर्स का एक अरेंजमेंट था। उस अरेंजमेंट का नाम मेरे को झट से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड हुई और 4 सेल्स का एक टेट्राड बनाया। टेट्राड के अंदर माइक्रोस्पोर कौन से सीक्वेंस में नॉर्मली अरेंज रहते हैं, उस अरेंजमेंट का नाम आप मेरे को कमेंट में लिख भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी डिप्लॉइड था, फिर आगे मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड बना। तो मीन्स माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जहाँ बन जाते हैं प्लांट्स में, वहाँ से गैमीटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। फिर वही मेगास्पोर जो है वो आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर चलकर आगे मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब मेल गैमीटोफाइट जो है वो मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीट बनाएगा। फिर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट वापस फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाएगा वापस से स्पोरोफाइट फेज आ जाएगी। तो ये रहता है एंजियोस्पर्म में जनरेशंस का अल्ट्रेशन। ठीक है, जनरेशंस का अल्ट्रेशन किस तरह से चलेगा, कौन से सीक्वेंस में चलेगा, ये आपको सब कुछ बता दिया गया है। आई होप सब स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट के किसी भी टाइप की कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है बेटा, घर पे अच्छी मेहनत कीजिए। अभी हमारा जो लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, हमें उसके जो जितने भी ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो करना है, घर पर ही रहना है। हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए। जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ऑर्डर्स निकालेंगी तब तक हमारे पास एक दिन में बहुत टाइम है अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास सिलेबस बहुत लेंथी है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो बेटा अभी आप किसी को भी जो है वो शिकायत नहीं कर सकते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, कोई कंप्लेन जो है कोई आपके पास नहीं होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस कीजिए स्टडी पर, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को डेली प्रैक्टिस सीट्स सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सीट्स सॉल्व करने के लिए आप नेट का यूज़ ले सकते हैं या कोई अच्छी एक राइटर की बुक यूज़ ले सकते हैं। प्रैक्टिस सीट जो है, देखिए बेटा एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने बहुत बार सुना है सर क्या एग्ज़ाम क्यों लेना ज़रूरी है, एग्ज़ाम हट ही जाए तो क्या हो। बहुत अच्छी बात। अरे बेटा यदि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, यदि एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो आप अपने आप को इवैल्यूएट किस तरह से कर पाएंगे।
without examinations, how can you evaluate yourself that on which level you are? ओके, सो एग्ज़ाम आपको करने चाहिए। और इसी तरह से आप यदि नीट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शीट एक स्टॉप वॉच की हेल्प से सॉल्व करते हैं, फिक्स टाइम में सॉल्व करते हैं, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। हालांकि हम आपको बता रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।